हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 8 भाग 4। और इसमें आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं, और इसी में पढ़ेंगे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव, और कुछ इसमें हम कारण स्पष्ट करने वाले प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। और आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकारक है जबकि नाइट्रस अम्ल ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है, क्यों? तो सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूले से पता होना चाहिए कि नाइट्रस अम्ल क्या होता है और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है। तो नाइट्रस अम्ल बच्चों होता है HNO2 और जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो होता है HNO3। अब जब हम ऑक्सीजन संख्या निकालना सीख चुके हैं तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या है वो यहाँ पर होती है इसकी +3। कितनी होती है? +3। और यदि हम यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या निकालें तो यहाँ पर इसकी होती है +5। बच्चों यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीजन संख्या +5 भी होती है। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल जो है अपनी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में है, तो ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, कम कर सकता है। ठीक, तो ये अपने क्या कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, कम जरूर कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से ग्रहण कर सकता है। ठीक, हम ये कह सकते हैं इसकी ऑक्सीजन संख्या कम तो हो सकती है लेकिन अधिक नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +3 है, तो ये घटकर आपकी +1 भी कर सकता है, बढ़ाकर +5 भी कर सकता है। तो इस प्रकार से इसके पास दोनों पोजीशन है, इसलिए जो नाइट्रस अम्ल है वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक ही प्रकार का कार्य करेगा जो कि एक ऑक्सीकारक का काम करता है। देखिए, तो नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन अपनी अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था में है +5 में। ठीक, अभी हमने आपको बताया, आप निकाल के भी देख सकते हैं। और यह है ऑक्सीजन अवस्था कम हो सकती है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि बढ़ नहीं सकती, इसलिए नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकारक है। जबकि नाइट्रस अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था +3 है, जो बढ़कर 5 भी हो सकती है और घटकर -3 भी हो सकती है। इसलिए नाइट्रिक अम्ल जो है ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य कर सकता है। तो इसी आधार पर बच्चों हम ऑक्सीकारक और अपचायक का निर्धारण करते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों आपके पास एक प्रश्न और है जो कि हमारा है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 इसका सूत्र होता है, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है। जबकि ओजोन का सूत्र होता है O3, जबकि ओजोन ऑक्सीकारक का कार्य करता है, क्यों? देखिए, SO2 में जो सल्फर है उसकी ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर है +4। अब बच्चों नॉर्मल अवस्था में सल्फर जो है -2 से लेकर +6 तक ऑक्सीजन अवस्था दर्शा सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 है, तो 4 से कम होकर -2 भी हो सकती है और 4 से बढ़कर ये +6 भी हो सकती है, मतलब ये दोनों का काम कर सकता है, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। जब ऐसे ही कोई यौगिक होता है कंपाउंड, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीकारक की तरह भी काम कर सकता है और अपचायक की तरह भी काम कर सकता है। जबकि ओजोन बच्चों जो क्या होती है, ओजोन जब टूटता है तो वो O2 में और ऑक्सीजन के परमाणु में इस प्रकार से टूटता है। तो जो ऑक्सीजन देने के कारण बच्चों ये सिर्फ क्या करता है, ऑक्सीकारक का ही कार्य करता है, अपचायक का कार्य नहीं कर सकता, ये इसका कारण है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, जबकि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था +6 और निम्नतम ऑक्सीजन अवस्था -2 हो सकती है, -2 हो सकती है। अतः SO2 में सल्फर इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है, ये इसका कारण है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मतलब ऑक्सीजन संख्या को कम कर सकता है, ठीक, वो क्या होता है आपका ऑक्सीकारक, और जो ऑक्सीजन संख्या को बढ़ाता है वो होता है अपचायक। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और ओजोन जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक, कोई भी तत्व जो है मुक्त अवस्था में अपनी 0 ऑक्सीजन अवस्था रखता है, अतः ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक यहाँ पर -1 या -2 हो सकता है। तो ऑक्सीजन बच्चों ये मुक्त अवस्था में यहाँ पर -1 या -2 दर्शाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज होते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन यहाँ तो -1 दर्शाएगा या फिर -2 दर्शाएगा। तो मतलब एक सिर्फ ग्रहण ही कर सकता है, माइनस का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ ग्रहण ही कर सकता है। ठीक, तो ग्रहण करने का मतलब है कि ग्रहण करने पर वो ऑक्सीकारक की तरह के लिए कार्य कर सकता है। यही कारण है कि ओजोन केवल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड में +4 है अभी, तो ये ग्रहण करके अगर ये ग्रहण करेगा तो -2 दर्शाएगा, और अगर दे सकता है तो +6 दर्शाएगा। जब ये देगा तो अपचायक का काम करेगा, और जब ये लेगा
तो वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा जब, तो -2 अक्षांश दर्शाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों का कार्य ये कर सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई इलेक्ट्रोड है और उसके ऊपर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव कैसे बनता है, तो मान लीजिए कोई धातु की छड़ है, जैसे ये मान लीजिए कॉपर की छड़ है, तो हम क्या करते हैं, इसको उसी के लवण विलयन से मतलब है कॉपर सल्फेट का विलयन, जो कि एक लवण है, कॉपर सल्फेट है, इसलिए इसको कॉपर की धातु की छड़ को डुबाया है। अगर हमारे पास मान लीजिए जिंक सल्फेट का विलयन होता है ZnSO4, तो इसमें हम किसकी विलयन छड़ डुबोते हैं, जिंक की छड़ डुबोते हैं। तो जिस धातु की छड़ होती है उसी के उसके विलयन में, लवण विलयन में डुबाया जाता है। तो इस प्रकार से जो इस धातु की छड़ पर विभव उत्पन्न होता है उस विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव बच्चों 2 प्रकार का हो सकता है, एक ऑक्सीकरण विभव होता है और एक अपचयन विभव होता है। देखिए हम समझते हैं पहले परिभाषा से। तो किसी धातु को उसके आयन के संपर्क में रखने पर बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रोड ये 2 काम कर सकता है, तो उनकी जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या इसी परिभाषा को हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण विलयन में डुबाया जाता है, यहाँ पर जो पाया जाता है लिखा जो, तो आपको यहाँ पर कर देना डुबाया जाता है, को उसके लवण विलयन में डुबाया जाता है, तो उस छड़ पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद हमें बताना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार क्या है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव बच्चों निम्न 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण विभव, एक अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और अपचयन विभव में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोड जो भी छड़ है इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उत्पन्न विभव को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ M नाम से कोई धातु है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आपको इस समीकरण जो है इस प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ये M है, M में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर मान लीजिए N इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके ऊपर N प्लस चार्ज आएंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो 1 प्लस चार्ज आता। ठीक, तो यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसलिए N जो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर ये आप लिखाई नहीं देता मोबाइल में, तो इस प्रकार से Mn प्लस और प्लस N ही दिख रहा है, आपको इस प्रकार से ऊपर घात के रूप में लिखना है Mn प्लस। ठीक, अब अपचयन विभव क्या होगा, ऑक्सीकरण का अपोजिट। जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उत्पन्न विभव को अपचयन विभव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए Mn क्या कर रहा है, प्लस के रूप में था। ठीक, M क्या था, जो मेटल धातु थी आपकी M धातु, उसके ऊपर N प्लस चार्ज थे, तो उसने N इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, और जब N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो धातु बैलेंस हो जाएगी और M में बदल जाएगी, मतलब मेटल में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से ये थे बच्चों इसके प्रकार। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये तो हो गया इलेक्ट्रोड विभव, मानक शब्द इसमें लग गया, मतलब बच्चों मान्यता प्राप्त जिसे हो ऐसा इलेक्ट्रोड क्या है। तो मानक जब शब्द लग जाता है बच्चों तो कंडीशन जो है एक निश्चित हो जाती है, हर इतनी कंडीशन पर, इतने टेम्परेचर पर, इतने दाब पर उसको डुबाया गया है, तो वो चीज़ हो जाती है मानक। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है कंडीशन। तो जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन में डुबाया जाता है तो धातु और धातु आयन के मध्य जो विभव में अंतर उत्पन्न होता है उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है कि एक तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो सांद्रता है जिस विलयन में डुबो रहे हैं उसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। साथ में जिस दाब पर वो डुबाई जा रही है उसका दाब भी हम ये कह सकते हैं कि 1 atm का दाब होना चाहिए। तो इस कंडीशन पर जो विभव उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर उसको हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे E0 से, जो E0 लिखा है बच्चों, E के ऊपर 0 घात जैसा, इसको E0 पढ़ते हैं, तो इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान धातु आयन की सांद्रता, प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर 3 हैं, एक सांद्रता है, एक प्रकृति है और एक ताप है। ठीक, इसके बाद इसका उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं, तो किसी धातु का भी इलेक्ट्रोड विभव अगर हमें ज्ञात करना है तो इस इलेक्ट्रोड का जो है हम उपयोग करते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग करके हम किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक, तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।